खबर खास में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने इंतखाबात से ऐन कबल क्या कुछ ऐलान किया है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। जी हां, उलमा काउंसिल की सियासत। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने इंतखाबात से पहले यूपी में अपनी सियासत तेज कर दी है। 2014 लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की मुखालिफत करने वाली राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस मर्तबा कांग्रेस की मुखालिफत कर रही है। हालांकि गुज़िश्ता इंतखाबात में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जरिए बीजेपी की मुखालिफत कोई असर नहीं दिखा पाई और बीजेपी ने यूपी में जबरदस्त मुजाहरा किया था। इस मर्तबा कांग्रेस की मुखालिफत कर रही राष्ट्रीय उलमा काउंसिल 40 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार रही है। अब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इसके जरिए क्या पैगाम देना चाहती है, ये तो वही जाने। लेकिन कांग्रेस की मुखालिफत करने वाली राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को यह भी साफ कर देना चाहिए कि वो इस मर्तबा किसकी हिमायत कर रही है। अगर हिमायत कर रही है तो 40 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का आखिर मकसद क्या है। आज इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए, उनका तारुफ भी करा दे। हीरो वाजपेयी साहब है जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आमिर तलहा जो कि तर्जुमान है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आमिर तलहा साहब आपसे सवाल, क्योंकि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की आप यहां पर नुमाइंदगी कर रहे हैं और सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए बनता है क्योंकि सियासत में एक तरीके से तेजी पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने इस ऐलान के साथ ही। ऐसे में आखिर मकसद क्या था? अगर मकसद जानना चाहें तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की जानिब से क्या कुछ मकासद जहन में रखकर इस तरह के ऐलानात किए गए? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक सियासी पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन का वक्त है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें सियासी पार्टियां इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगी तो किसमें लेंगी। हम अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे कौन जीतता है कौन हारता है इससे मतलब नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। सवाल एक जो है, आपने कहा कि मकासद क्या है, क्यों खड़े कर रहे हैं। इस मुल्क में 70 साल के बाद, आज़ादी को 70 साल तकरीबन गुजर गए, और आज जो समाज का जो सबसे पिछड़ा तबका है या जो सबसे मार्जिनलाइज सोसाइटी है समाज में, वो है मुसलमान तबका। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर रिपोर्ट कहती है कि इस मुल्क में मुसलमान दलितों से भी बदतर है। आखिर जब बात हो रही है सबको लेकर चलने की, एक बड़ा वर्ग बात करता है सामाजिक न्याय की। आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं सबका साथ सबका विकास की। एक तरफ सामाजिक न्याय है, दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास है। इस सबका साथ सबका विकास में, इस सामाजिक न्याय में कहीं 22% मुसलमान भी है, कहीं उसका भी वजूद है। कोई उसकी भी बात करेगा, उसके अधिकारों के, उसके हुकूक के, उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके सोल्यूशन की भी तो किसी को बात करना चाहिए। आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर खड़े हैं कि जो इस मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, जो 25% तादाद, 22% तादाद की पॉपुलेशन है। आप कांग्रेस की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट किसको कर रहे हैं, हिमायत किसको दे रहे हैं? कुछ दिनों कबल हमने देखा था आमिर रशादी साहब का बयान, उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी में उन्हें भी हिस्सेदारी दी जाए वरना एक अलग इत्तेहाद खड़ा करेंगे। तो क्या उस तरफ से जो नाराजगी मिली, उनके हाथ आई, क्या उसका शाखसाना इसे समझा जाए? ये देखिए, किसी का कोई शख्साना नहीं है। सीधी सी बात यह है, जब इस मुल्क में बात हो रही थी कि भाजपा की फासिस्ट सरकार को रोकना है, फिरकापरस्त सरकार को रोकना है, जो विकास के नाम पर जो सरकार आई थी और जिसने सिर्फ विनाश का काम किया है उसको रोकना है, तो हमने कहा कि इस मुल्क में मुसलमान पिछले 70 साल से सेक्युलरिज्म को ढो रहा है कुली बनकर। अगर आप हकीकत में भाजपा को रोकना चाहते हैं तो आप मुसलमानों को भी नुमाइंदगी दीजिए। जो उनके लीडरशिप वाले दल हैं उनको आप हिस्सेदारी दीजिए, उनसे भी महागठबंधन हो चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन हो, उनको भी उसमें हिस्सेदारी दीजिए। 2 सीट 4 सीट उस पर बैठकर बातचीत हो सकती है, उस पर हिस्सेदारी तय हो सकती है, उनकी भी नुमाइंदगी कीजिए। क्योंकि समाज के एक वर्ग को अलग रखकर आप नहीं कर सकते इस चीज को। जब किसी, चाहे वो बसपा सपा का गठबंधन रहा हो चाहे कांग्रेस का गठबंधन रहा हो, उन्होंने जब इस पे तैयार नहीं हुए तो जाहिर सी बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हम इलेक्शन फाइट करेंगे और हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और हम मजबूती से कंटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, हमने इस बात का जरूर ख्याल रखा है कि चूंकि सबका अव्वल मकसद कहीं ना कहीं है कि जो फासिस्ट सरकार है इस वक्त,
केंद्र में उसे रोका जाए। जो विकास के नाम पर जो सरकार आई थी, विनाश की राजनीति कर रही है, उसे रोका जाए। इसलिए हमने जो तमाम सीटों पे नहीं इलेक्शन लड़ा है, हमने गिनी चुनी सीटों पे जहां पे हम मजबूत इलेक्शन लड़ने की स्थिति में हैं, वहां पे हम इलेक्शन लड़ा रहे हैं, वहां पे हम कंटेस्ट कर रहे हैं और मजबूती से सीटें कौन कौन सी है आगे आपसे मैं सवाल करूंगी। हीरो वाजपेयी साहब फासिस्ट ताकतों को हराना चाहते हैं सभी मिलकर, लेकिन एक साथ नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है और 40 सीटों पर इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। अगर बीजेपी के लिए माना जाए तो बीजेपी के लिए क्या ये नुकसानदेह साबित हो सकता है? क्या मान रही है बीजेपी? देखिए, इस लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है और बीजेपी में इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। जो भी लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होना चाहकर अपनी ताकत आजमाना चाहता है जनता के बीच में, जनता जनार्दन है और वो उसके बीच में जाकर अपनी बात कह सकता है। और जहां तक रही बात की भाई मुसलमानों की बात, नहीं, मुझे लगता है कि 70 साल इस देश में कुछ पार्टियां मुसलमानों के ही नाम पर वोट मांगती आई और यहां तक कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने हिंदुओं को आतंकवादी तक कह दिया संतुष्ट करने के लिए। हाँ, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, ये अलग बात है। और जहां तक अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ये सरकार जो है सबका साथ सबका विकास करने वाली, हाँ है। प्रधानमंत्री आवास बने हैं तो गरीबों में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान आवास मिले हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर सबको मिला है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। संबित पात्रा को वीडियो भी याद कर लीजिए जो आजकल वायरल हो रहा है। वाजपेयी साहब उज्ज्वला योजना को आंखें दिखाता मुंह चढ़ाता हुआ वाजपेयी साहब मैं सवाल सुन ली। आप उज्ज्वला योजना का जिक्र कर रहे हैं। इस ताल्लुक से ट्रोल हो रहे हैं संबित पात्रा। आपने तस्वीर नहीं देखी क्या? खिलवाड़ करके क्या कह रही हैं आप? सिर्फ उज्ज्वला योजना की आप खिलवाड़ करके ये सरकार एक सेकेंड आमिर तलहा साहब एक सेकेंड वाजपेयी साहब, आप जिक्र कर रहे थे उज्ज्वला योजना की। अगर हालिया दिनों की बात कर लें, ट्रोल हो रहे हैं संबित पात्रा कि आप वीडियो आपने वो नहीं देखा, उज्ज्वला योजना को मुंह चढ़ाती हुई तस्वीर और जो वीडियो वायरल हो रही है? नहीं, देखिए, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? सोशल मीडिया में ट्रोल होना, इन चीजों को छोड़ दिए, जमीनी हकीकत को देखिए। तो वो तस्वीर वो झूठी है, मिला है कि नहीं मिला? तस्वीर वो झूठी है। करोड़ लोगों को कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला? हमने उसमें कोई भेदभाव किया है कि नहीं किया? तस्वीर झूठी है, कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर वो तस्वीर झूठी मान ली जाए। के साथ कोई जाति धर्म से कास्ट क्रीड रिलीजन कतई नहीं है। फिर उस तस्वीर को उस वीडियो को झूठा मान लिया जाए? देखिए, कई तस्वीरें कई वीडियो इस तरह के होते रहते, कई बार हम लोगों के संज्ञान में रहते, कई बार नहीं रहते। क्या सच्चाई है क्या नहीं, कई चैनल चलाते हैं उन वीडियो को देख के कि ये सच्चाई पर आधारित है कि झूठे बनाए हुए हैं। अच्छा, आप चैनल पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? आप यहाँ पर ये बैठ कर इस तरह की चीजें दिखाते हैं। सर, आप यहाँ पर बैठ के ये नहीं कह सकते कि हाँ किसी हद तक हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली, सभी के साथ नहीं हम कर पाए, आप ये नहीं कह सकते। बल्कि आप सवाल चैनल पे उठा रहे हैं। इतने करोड़ लोगों तक पहुंचे, कामयाबी ही है। ये जो वीडियो जी आमिर तलहा साहब क्या बोल रहे हैं? जी बोले। जो वीडियो आया था सामने, ये वीडियो जो सामने आया, जिन्हें हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि ये फर्जी वीडियो या चैनल पे आरोप लगा रहे हैं, ये ट्विटर हैंडल से संबित पात्रा जी ने खुद डाला था। तो अब यानी कि ये बात जैसे आमतौर पे ट्रोल होता है, संबित पात्रा जी आधे से ज्यादा झूठ बोलते हैं, आज भाजपा खुद इस बात को कह रही है कि संबित पात्रा जी झूठ बोल रहे हैं। वो अपने ट्विटर हैंडल पे संबित पात्रा जी ने उस तस्वीर को मीडिया को खुद डाला है। और दूसरी बात ये, इन्होंने कुछ जगहों पे गैस स्कीम के तहत इन्होंने सिलेंडर दिया। और मैं पूछना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कहीं जहां उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर दिए गए हैं, वहां पे उसके बाद किसी को दोबारा वो सिलेंडर रिफिल नहीं किए गए। एक बार सिलेंडर दिया गया, चूल्हा दिया गया। मैंने थोड़ा सा जिक्र इसलिए किया था, मैंने थोड़ा सा जिक्र और रोकना इसलिए चाहा था
कि इस तस्वीर को भी हमें याद करना चाहिए। आमिर तलहा साहब, आपसे सवाल ये कि बीजेपी की मुखालिफत 2014 में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने की, आप कांग्रेस की आप मुखालिफत कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि फिस्ताई ताकतों को आप हराना चाहते हैं। एसपी बीएसपी में जगह नहीं मिली और कांग्रेस उस इत्तेहाद में शामिल नहीं है, तो क्या आप उस इत्तेहाद में शामिल ना होने की वजह से कांग्रेस का वोट बैंक एक तरीके से बांटना चाहते हैं? आखिर मकसद क्या है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी का ना हमें वोट बैंक बांटना है, ना किसी को हराने से हमसे मतलब है, ना किसी को जिताने से मतलब है। फिर क्या मतलब है? 2014 में भी कोई मतलब क्या है? हिमायत नहीं की थी, सपा बसपा की हिमायत की थी। आमिर तलहा साहब, 2014 में मेरी बात मुकम्मल होने दें। कंटेस्ट इलेक्शन क्यों किया जाता है? इलेक्शन कंटेस्ट क्यों किया जाता है? 2000 जीतने और हारने के लिए किया जाता है। 2000 वही उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, इलेक्शन कंटेस्ट क्यों किया जाता है? इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है। आप ये सवाल समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं करती? आप ये सवाल बहुजन समाज पार्टी से क्यों नहीं करती कि वो दलितों का वोट बांट रही है? समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों का वोट उन्हें अगर हमने डिबेट में बुलाया होता तो उनसे भी सवाल करते। फिलहाल आपसे सवाल है, फिलहाल आपसे सवाल है। बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी लोकसभा नहीं, समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 5 लोकसभा सदस्य हैं, वो उनका अपना परिवार है। कांग्रेस के पास सिर्फ माँ बेटा है, ये लोग वोट नहीं बांट रहे हैं। हम जब इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी नुमाइंदगी 22% है उत्तर प्रदेश में, वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं तो वो वोट बांट रहे हैं। हमने बहुत दिनों तक इंतजार किया, हम न सपा के दरवाजे पे गए, न बसपा के दरवाजे पे गए, न कांग्रेस के दरवाजे पे गए। हमने मीडिया के जरिए ये बात कहा कि अगर वो सच में भाजपा को रोकना चाहते हैं, कम्युनल ताकतों को रोकना चाहते हैं, वही तो सवाल है, सवाल वही तो है। जब आपको फिस्ताई ताकतों को दोबारा रोकना है इख्तिदार से, तो आपको मुत्तहिद होना होगा। ऐसे अलग-अलग इंतखाबात नहीं लड़ने होंगे। के दल है, उन्हें इस गठबंधन में ले। आमिर तलहा साहब, सवाल तो यही है, जब आपको फिस्ताई ताकतों को रोकना है, तमाम पार्टियों का मकसद एक ही है कि भाजपा को इख्तिदार से दूर रखना है, तो फिर आप लोगों में इत्तेहाद आखिर क्यों नहीं होता? आप क्यों नफा नुकसान की बात देखते हैं? क्यों अपने फायदे की तरफ सोचने लगते हैं? हम तो खुद, इसलिए हमने तो बताया कि हम तो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि इत्तेहाद हो। कांग्रेस पार्टी NRHM घोटाले के मुलजिम जनाब कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ गठबंधन कर सकती है। कांग्रेस पार्टी अपना दल जो 2 भाग में बढ़ गया है, बेटी भाजपा के साथ गठबंधन कर रही है, मां और दूसरी बेटी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है। उन्हें 2 सीट दे सकती है, उनके दामाद को फूलपुर से अपने टिकट पर लड़ा सकती है। कांग्रेस पार्टी महान दल से गठबंधन कर सकती है, समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन कर सकती है, समाजवादी पार्टी समानता दल से गठबंधन कर सकती है, जनवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है, निषाद पार्टी से गठबंधन कर सकती है, जो 2 दिन पहले भाग भी गए, परंतु वो किसी मुस्लिम नेतृत्व वाले दल से गठबंधन नहीं कर सकती। वो मुसलमान जो 70 साल से सेक्युलरिज्म के नाम पर इनको लगातार वोट करते आ रहा है, उसका भी तो कोई वजूद है। ये जानबूझ के इनसे गठबंधन नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर दें। ठीक है, बार-बार ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर मुसलमानों को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी, और इसी सवाल के साथ वजूद को बचाने के लिए है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मैदान में उतर रही है। यही मकसद है, आमिर तलहा साहब कह रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं लखनऊ से शबाब। शबाब, जिस तरीके से तमाम चीजों को आप देखते आ रहे हैं, इंतखाबी मुहिम जो है तेज होती हुई जा रही, सरगर्म होती जा रही, इस बीच राष्ट्रीय उलमा के इस बयान को 40 सीटों पर इंतखाबात लड़ने को लेकर और साथ ही साथ कांग्रेस की मुखालिफत करने को लेकर अगर पार्टियों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को नुकसान और फायदा हो सकता है? पूरा सिनेरियो क्या कुछ लगता है आपको? देखिए सना, पहली बात तो ये कि कोई भी राजनीतिक दल अपने अलावा किसी की तारीफ करेगा नहीं। यही हाल है उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो दूसरे के हमेशा दाग दिखाती है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कभी बीजेपी की मुखालफत करती है, कभी कांग्रेस की करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आमिर शाह साहब ने कहा था कि जो सपा और बसपा के अध्यक्ष हैं, इनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, क्योंकि इन्होंने 1600 करोड़ रुपए की सीटें बेची हैं, जिन्होंने टिकट बेचा है। इस तरीके की चीजें अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो इनकी सियासत का वजूद भी खतरे में पड़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा सना। लेकिन ये बात यकीन मान लीजिए कि हर राजनेता अपने वजूद की तलाश में है, उन्हें किसी के वोट बैंक से बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कहने को मुसलमानों की हिमायती रही है, वो मुसलमानों के लिए
मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, लेकिन उनके कितने मुसलमान नुमाइंदे जीतते हैं, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग ऐसी पार्टियों पर या ऐसे सर्कुलर मोर्चों पर कितना भरोसा करते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ही नहीं, इनके जैसी पीस पार्टी है, इनके जैसी MIM है, इनके जैसी दूसरी तमाम मुसलमान पार्टियां हैं जो मुसलमान होने का दम्भ भरती हैं और मुसलमानों के नाम पर लोगों से वोट मांगती हैं। लेकिन ये सियासत का दस्तूर है, हर आदमी को अपने वजूद के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। इसी की तर्ज पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल चुनाव लड़ रही है। और रही बात दूसरी राजनीतिक पार्टियों की, तो देखिए हर राजनीतिक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। भाजपा के प्रवक्ता बैठेंगे हीरो वाजपेयी, वो बेहतर बताएंगे कि सबके एजेंडे में होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान कितने जो है वो जरूरी हैं। वो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पिछली बार के भी विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटों पर कितने उनके मुस्लिम प्रत्याशी थे, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो, या फिर इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने मुसलमान कैंडिडेट को चुनाव दे रही है, जिससे उनके मुसलमान एजेंडे का जो चित्र है, जो तस्वीर है, वो फाइनल हो जाती है। अब छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपने वजूद के लिए लड़ती हैं। बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में घुसते हैं, उसके बाद नामांकन के आखिरी मौके पर कुछ डील्स होती हैं, वो वापस भी बैठ जाते हैं। बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। तो उलेमा काउंसिल की इन बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की मुझे लगता है कि दरकार नहीं है। ये 23 तारीख है वो तय कर देगी कि किसके जो है खाते में कितनी सीटें आती हैं। उलेमा काउंसिल मुसलमानों यानी ये कहना गलत ना होगा कि ये पार्टियां पानी के बुलबुले की तरह सामने आती इंतखाबात के औकात में, और उसके बाद इनका कोई खास असर नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए ये सब राजनीतिक छोटी जितनी पार्टियां होती हैं वो ये सरासर गलत बात है, एजेंडे के ही तौर पर चुनावी मैदान में आती हैं। और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल बहुत वक्त से मुसलमानों के हितैषी होने की बात करती रही है। आमिर साहब इस बात को बेहतर बताएंगे। लेकिन देखिए चुनावों में उतरना और मुसलमानों के हित के लिए काम करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि चुनाव सिर्फ आप किसी एक वोट बैंक से नहीं जीत सकते, इस बात को भी समझना होगा। मोटे मोटे तौर पर ये कई बार छोटी पार्टियां जो हैं वो प्रत्याशियों के लिए नुकसान का सौदा भी तय करती हैं। आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि देवबंद एक सीट है विधानसभा की, जहां पर मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद अगर वहां से गैर मुसलमान विधायक चुनकर जा रहा है तो फिर समझ लीजिए कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। लेकिन शबाब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक तरफ इत्तेहाद है, दूसरी तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है, और फिर उसके बाद उलमा काउंसिल, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आ जाती है। तो जाहिर सी बात है वोट बटने का जो खदशा है वो जरूर पैदा हो जाता है। हौसला तोड़ने की बात हो। देखिए वोट तो बढ़ता है निश्चित तौर पर। आमिर तल्ला साहब आपसे रिएक्शन लेंगे, एक सेकेंड जी। देखिए वोट बढ़ता है और निश्चित तौर पर मुसलमान भी जो वोटर होते हैं वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाकई में हमारा नुमाइंदा कौन है। वैसे जब पार्टी के लिए बोलते हैं तो उनको लगता है कि यही हमारे नेता हैं। डॉक्टर अयूब जब बोलते हैं तो उनको लगता है कि यही हमारे नेता हैं। आमिर रशादी साहब बोलते हैं तो उनको लगता है कि यही हमारे नेता हैं। उसके अलावा तमाम बहुत सारे मोर्चे बने हुए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई है जो हर वर्ग मुसलमानों को लेकर कई तरीके वादे किए जाते हैं। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान भी मौजूद हैं। वाजपेयी साहब आपसे सवाल ये कि मुसलमानों को लेकर तमाम वादों को लेकर इंतखाबी मैदान में सियासी पार्टियां उतर रही हैं, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो ना आपने असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी को इस काबिल समझा कि मुस्लिम नुमाइंदा उतारा जाए, और ना ही आप लोकसभा इंतखाबात में ऐसा समझ रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाए। आखिर सबका साथ सबका विकास क्या यही है? नहीं, देखिए सबका साथ सबका विकास का फार्मूला सरकार के द्वारा बना है। नीचे अपनी जनता के लिए जो काम सरकार करती है उसके तहत सबका साथ सबका विकास है। चुनाव लड़ने में कई बार कई सारी चीजों का आकलन होता है, प्रत्याशी कैसा है, कैसा लड़ेगा, उसका क्षेत्र में कैसा व्यवहार है, कैसा वजूद है, इन सब कारणों से होता है। पार्टी के लिए जो विनेबिलिटी भी एक कारण रहती है और उसमें कई बार हमको लोग मिलते हैं और कई बार नहीं भी मिल पाते हैं। इसलिए इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन पूरे यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। आपको एक भी सीट ऐसी नहीं लगती जहां से मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा जाए? इल्जाम है, वो एक सहाफी के कमेंट्स नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कई बार जब हम नहीं 403 सीटों में दे पाए तो हमने नुमाइंदगी दी। मोहसिन रजा हमारे मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश से, वो पब्लिक लीडर भी नहीं है, ये सभी को मालूम है। वो पब्लिक लीडर भी नहीं है, वो पब्लिक लीडर नहीं है, वो तो बाद में बीजेपी ने बना दिया। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, जिसको जो दायित्व दिया जाता है वो दायित्व निभाता है। ठीक है, आमिर तल्ला साहब आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से? जी
बुक्कल नवाब किराए के हैं, वो तो भाजपा सपा से लाए गए हैं। देखिए, मोहसिन साहब भी सम्मानित नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है कि वो किराए के हैं। बुक्कल नवाब साहब कैसी कैसी टिप्पणी करते हैं, अब बुक्कल वो नवाब छोड़ साहब के दीजिए, बारे में जो आप वो करे बताएंगे। वही आप करें, वो शोभा कौन नहीं से सम्मानित देता। है? और जिस बिरादरी की आप नुमाइंदगी करते हैं, जिस मुसलमान बिरादरी की आप नुमाइंदगी करने की बात करते हैं, उनके नेताओं को अपमानित करने का काम क्यों कर रहे हैं? वो फिर चले जाएंगे। वो कहीं चले जाएं, लेकिन आप तो उसी बिरादरी की नुमाइंदगी करने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को नेता है, उलेमा मुसलमान उन्हें अपना नेता नहीं तस्लीम करता। आपके मोहसिन रजा को मुसलमान अपना नेता नहीं तस्लीम करता। बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी में भी खुद कह दिया कि वो राजनीति करें। पब्लिक लीडर नहीं है, मास लीडर नहीं है। आप उन्हें मुसलमानों अरे को जोड़ नहीं मास सकते। लीडर की बात तो मोदी अभी जी आप ने कहा था चुनाव के बाद सबका समझ में आ मुद्दे से भटक रहे हैं। जो आपके सबसे बड़े नेता है, को मुसलमान भाजपा के कहाँ दामाद मानते हैं है। अपनी पार्टी? आपने आपको भी अभी चुनाव के बाद असलियत का ज्ञान हो जाएगा कि आप आपने असली शहनवाज नुमाइंदे हुसैन तक नहीं का हैं। टिकट काट दिया। आप बात करते हैं मुसलमानों सबके के साथ असली सबका विकास नुमाइंदे नहीं आप हैं। बताएं कि चुनाव केंद्र के बाद सरकार ही में आपको पता लग आप जाएगा। बताएं केंद्र में ठीक है, छोड़िए, आपने ठीक, ये बहस में भाजपा ना ने, कीजिए। सपा, कांग्रेस आमिर ने, तलहा सपा, साहब, आपसे सेकुलर सवाल दलों इस ने, बीच में ये और करना मैं चाहूंगी। शबाब साहब को भी जोड़ूंगा। आपसे सवाल ये, आप जैसे सहाफियों ने आमिर तलहा मुसलमानों साहब, को आपसे डराकर सवाल ये कि एक 2014 में पॉलिटिकल यूनिट नहीं बनने 2014 दिया। में बीजेपी उन्होंने का एक अपोज आपने पॉलिटिकल किया ताकत नहीं और बनने दिया। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में आप तैयारी कर रहे हैं कि कांग्रेस का अपोज करेंगे, कांग्रेस की मुखालिफत करेंगे। 2014 की तस्वीरें याद करनी होगी कि बीजेपी कितने मार्जिन से जीती थी। इस बार क्या लगता है? सना साहबा, मैं 1 मिनट का वक्त लूंगा आपके जी। जवाब को देने से पहले। शबाब साहब की बात का जवाब देना जरूरी मुझे लगता है। जी। इन्होंने कहा कि इलेक्शन के वक्त इस तरह के दल आ जाते हैं सामने। मैं बताना चाहूंगा, शबाब साहब भी इस चीज को बेहतर तौर पे जानते होंगे, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल 10 साल हुआ वजूद में आए हुए। 10 साल से लगातार सड़क से लेकर संसद तक लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार जदोजहद कर रही है। वो चाहे मुसलमानों की नुमाइंदगी का मसला हो, वो चाहे किसी तरह झूठे आतंकवाद के आरोप में मुस्लिम नौजवानों को फंसाने का मसला हो, वो चाहे 341 रिजर्वेशन का मसला हो, वो चाहे मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में नुमाइंदगी का मसला हो, वो चाहे तमाम जो मुसलमानों के मसाइल हैं, या फिर जो कामयाबी मिली। अब सवाल ये उठता है आमिर तलहा साहब, समाज का वो तबका, तमाम मुद्दे आपकी जानिब से उठाए गए, कामयाबी आखिर कितने में मिली? एक बात और भी है, मैं आमिर साहब चूंकि बहुत बड़ी बात कामयाबी के लिए मैंने वही कहा ना कि कामयाबी के लिए आपको गवर्नेंस का हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको सत्ता का हिस्सा बनना पड़ेगा। पर जब हम सत्ता की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आते हैं, जब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अफसोस की बात तो यह है कि सेकुलर दल जो सपा, बसपा, कांग्रेस ही है और भाजपा, उनके साथ ही साथ शबाब साहब जैसे जो इंटेलेक्चुअल हैं सोसाइटी के, जो हमारे पढ़े लिखा तबका है, जो सो कॉल्ड मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, वो भी इस बात को लेकर डराता है कि इस तरह के दलों की वजह से मुसलमान का वोट बटेगा और भाजपा जीत जाएगी, फिर कपरस्त ताकतें सामने आ जाएगी। इसलिए मुसलमान एक पॉलिटिकल यूनिट के तौर पर गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। आप मुझे ये बताइए, मैं सवाल करता हूं शबाब साहब से, सना साहबा आपसे, कि जब तक आप पॉलिटिकल नुमाइंदगी आपकी नहीं होगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जब तक आप पार्लियामेंट में और लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होंगे, जब तक आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होंगे, तब तक आपके जो बुनियादी मसाइल हैं, जो रिजर्वेशन का मसला है, जो आतंकवाद के झूठे मुकदमों में फंसाए जाने का मसला है, जो नौकरी का मसला है, जो सड़क, पानी, बिजली, आप मुसलमानों की बस्तियां देखिए, वहां पे पुलिस थाने पे ज्यादा है, आमिर तलहा साहब, आप जिन बातों पर रोशनी डाल रहे हैं वो काफी अच्छी है, लेकिन क्या राष्ट्रीय उलमा को मिली और समाजी तंजीमों को भी साथ में नहीं लेना चाहिए? मौलाना कुम्मी कहते हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस का साथ देंगे उत्तर प्रदेश में। आमिर तलहा साहब, राष्ट्रीय उलमा जिस मुद्दे के साथ और जिस मकासद के साथ मैदान में उतर रही है, उस पर आपने रोशनी डाली, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि जो मिल्ली तंजीमें हैं मुसलमानों की और समाजी तंजीमें हैं, उसे भी राष्ट्रीय उलमा अपने साथ लेकर आए? क्योंकि इससे भी तो वोट बैंक तकसीम होता है। अगर मौलाना कुम्मी कहते हैं कि वो टीएमसी को सपोर्ट देंगे, फिर तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। मौलाना कुम्मी कौन है, आप बताइए? मौलाना कुम्मी साहब कौन है, कितने लोग जानते हैं उन्हें? आप इनके जैसे जमीयत उलमा अलग कहती है, जमीयत उलमा अलग करती है, जमीयत उलमा हिंद अलग करती है, स्टेज पे टोपी दाढ़ी लगा, जमीयत उलमा हिंद अलग पार्टी को सपोर्ट करती है, वही जमात इस्लामी हिंद अलग पार्टी को सपोर्ट करती है। अगर ये मिल्ली और समाजी तंजीमें क्या एक साथ आकर और आप तमाम लोग एक साथ आकर वोट बैंक की तकसीम ना हो, इस ताल्लुक से लाएअमल तैयार नहीं करना चाहिए? जल्दी से जवाब दे दीजिए बस। देखिए, हम तो मुस्लिम इश्यूज को लेकर, जो माइनॉरिटी के इश्यूज हैं और जो समाज के, सिर्फ नहीं कि मुसलमानों के लिए, और जो हिंदुओं में जो दबे
तबके हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई, जो वंचित और शोषित समाज, उन सभी के साथ लेकर हम एक गठबंधन की शक्ल में चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हम अपने मुद्दों पे जा रहे हैं, हमने मुद्दे पब्लिक डोमेन में रखा है। जिन्हें लगता है कि मुसलमानों की जरूरियात हैं, मुसलमानों के मसाइल हैं, ये मुद्दे हैं, उन्हें मैं दावत देता हूं आपके चैनल के जरिए कि वो खुलकर सामने आए, अपने इश्यूज पे बात करें। चलते आप तीनों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान और साथ ही साथ शबाब, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।